Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu and today we will discuss about the dementia. तो आज का सेशन जो होगा हमारा डिमेंशिया पे होगा। जैसे कि हमने पहले ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स की एक डिजीज पढ़ी थी, डेट इज डेलीरियम। तो डेलीरियम के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की, दिस इज डिमेंशिया। डेलीरियम की हमने बात की थी पिछले सेशन में। अब बात करेंगे हम डिमेंशिया की कि डिमेंशिया होता क्या है और इसके अंदर कैसी कैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है रिलेटेड टू मेमोरी, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, इन सब की हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो डिमेंशिया में एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलती है। फर्स्टली इसे हम क्या कहते हैं कि क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर से कहा जाता है, क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। क्योंकि हमने बताया था कि जो डेलीरियम होता है वो क्या होता है, मेनली एक्यूट होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए ही प्रेजेंट होता है, जबकि जो डिमेंशिया होता है ये क्या होता है, क्रॉनिक, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये क्या रहता है, पर्सन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए हम डिमेंशिया को क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब बेसिकली डिमेंशिया में होता क्या है कि डिमेंशिया में क्या देखने को मिलता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, इम्पेयरमेंट इन द इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटीज होती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बोल सकते हैं, मेमोरी के अंदर, इसके अलावा परसेप्शन हो गया एंड पर्सनैलिटी। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। किसके अंदर, इम्पेयरमेंट इन द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज हो गई, पर्सनैलिटीज हो गई, मेमोरी हो गई, इसके अलावा परसेप्शन जो होता है इसके अंदर हमें इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, अल्टरेशन देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ बात करें कि मेमोरी, जैसे कि हमने डेलीरियम में पढ़ा था कि वहाँ पे मेमोरी जो होती है, हम जो प्रेजेंट मेमोरी है ओनली वही क्या हो रही है, उसमें ही इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इसके अंदर क्या होती है, डिमेंशिया के अंदर जो मेमोरी होती है, मे बी रिसेंट और रिमोट मेमोरी, रिसेंट एंड जो रिमोट मेमोरी होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। रिसेंट यानी जो प्रेजेंट टाइम की, रिमोट जो पास्ट की जो मेमोरी थी, दोनों में हमें क्या देखने को मिलते हैं, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि डिमेंशिया का मेन कॉज क्या होता है, किसकी वजह से या किस कारण की वजह से, किन पर्सन्स में हमें ये देखने को मिलता है कि हमने जैसे डेलीरियम में बात की थी कि वहाँ पे जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी करते जाएंगे दोनों में कि उसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें क्या डिफरेंस आया। तो ये एक नया क्वेश्चन भी बन के निकल के आता है, डिफरेंस बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ाते पढ़ाते उन दोनों का डिफरेंशिएट भी में भी करते जाएंगे कि जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी जो होती है उसमें रिसेंट वाली होती है, जबकि इसमें रिसेंट एंड रिमोट दोनों टाइप्स की मेमोरी होती है। ठीक है, इम्पेयरमेंट। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, ठीक है, तो जो हमने बात की थी कि डेलीरियम में कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होती है, वहाँ पे पर्सन कॉन्शियस जो कंडीशन होती है पर्सन की अल्टर्ड होती है। लेकिन जो डिमेंशिया होती है, डिमेंशिया के अंदर, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है कॉन्शियसनेस के लेवल में, यानी पर्सन की जो कॉन्शियसनेस होती है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। चेंजेस होता है उसकी मेमोरी में, उसके परसेप्शन में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंशिएट भी निकल के आ रहा है कि उसमें क्या था, इसमें क्या हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि इंसिडेंस रेट की, कि हमें ये किन पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने जैसे बताया कि जो डेलीरियम था उसके अंदर मेनली पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स थे उनमें देखने को, लेकिन जो डिमेंशिया होगा वो मेनली ओल्ड एज के जो पर्सन्स होंगे उनमें देखने को मिलेगा। अब पर्सन्स में भी अबव 60 ईयर्स हो सकते हैं,
ज़्यादा तो इनमें ही देखने को मिलेगा। क्योंकि डिमेंशिया की अगर हम बात करें कि ओल्ड एज डिमेंशिया क्या होता है कि जैसे जैसे पर्सन की एज इंक्रीज होती जाएगी, एज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे डिमेंशिया भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है कि ओल्ड एज पर्सन में हम बोल रहे हैं कि 60 ईयर से अबव देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी, जैसे वो 80 पे पहुंचा, 90 पे पहुंचा, मे भी इतनी एज आजकल होती नहीं है, बट फिर भी पर्सन नहीं रह पाते इतनी एज तक, क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं हो पाती प्रॉपर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे डिमेंशिया की कंडीशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ईटियोलॉजी की, कि क्या क्या कारण है इसके डिमेंशिया के, किस किस कारण की वजह से डिमेंशिया हमें देखने को मिल सकता है। ईटियोलॉजी, तो फर्स्ट जो इसका मेन रीजन है, मेन कारण जो है, दैट इज न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर की जो फर्स्ट मेन कॉज है, दैट इज न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर। किसके अंदर देखने को मिलता है, सीएनएस के अंदर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर। अब जैसे इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जैसे इसके अंदर बोल सकते हैं पार्किंसंस जो डिजीज होती है, कि इसके अंदर क्या होती है कि जो पर्सन की मेमोरी जो होती है वो इम्पेयर्ड होती है, मूवमेंट मेमोरी नहीं, जो पर्सन के मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स बोल सकते हैं, वो इम्पेयर्ड देखने को मिलते हैं। जैसे कि ट्रिमर्स आना, ये किस में होता है, पार्किंसंस में। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर एक डिजीज होती है, दैट इज एल्जीमर्स। ठीक है, जो एल्जीमर्स डिजीज होती है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो पेशेंट की मेमोरी होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लॉस देखने को मिलती है मेमोरी। इसे हम सेनाइल डिमेंशिया भी हम बेसिकली से बोलते हैं, सेनाइल डिमेंशिया, दैट इज एल्जीमर्स डिजीज। जो एल्जीमर्स डिजीज होती है इसे हम सेनाइल डिमेंशिया भी हम इसे कहते हैं। इसमें मेमोरी लॉस हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट जो इसका कॉजेज है या इसकी कारण है वो है न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट इसमें बात करें कि जो सेकंड इसका कॉज है, सेकंड क्या कारण है इसका डिमेंशिया होने का, तो डेट इज मल्टी इन्फॉर्मेशन इन द वेसल्स ऑफ ब्रेन। जो वेसल्स होती है ब्रेन की या सेरेब्रल जो वेसल्स होती है उनके अंदर क्या होना, इन्फॉर्मेशन होना। जैसे हमने एमआई पढ़ा था, मायोकार्डियल इन्फॉर्मेशन, वैसे ही यहाँ क्या होता है कि मल्टी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं जो वेसल्स होती है ब्रेन की उसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हमें एपिलेप्सी देखने को मिलती है, सीजर्स बोल सकते हैं। और एपिलेप्सी के अलावा यहाँ पे हमें मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं, एनसेफेलाइटिस जो होता है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं, देखने को नहीं मिलते, मतलब उनकी वजह से हमें डिमेंशिया देखने को मिलता है, ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो ये मेनली कुछ कॉज होते हैं, जैसे न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गए, मल्टी इन्फॉर्मेशन हो गया ब्रेन की वेसल्स के अंदर या सेरेब्रल वेसल्स बोल सकते हैं, एपिलेप्सी हो गया, इसके अलावा मेनिंजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गया। तो ये क्या होता है, कारण होते हैं जो कि किसको कॉज करते हैं, डिमेंशिया को कॉज करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे इसके स्टेजेस की, स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया की कितने स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है, क्या क्या स्टेजेस की होती है। तो स्टेजेस की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें 7 स्टेजेस होती है डिमेंशिया की, जिसमें से जो स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड जो थर्ड होती है इसे हम डिमेंशिया में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये स्टेजेस होती है, इन स्टेजेस के अंदर जो कंडीशन अराइज होती है वो बेसिकली या फिर बोल सकते हैं नॉर्मली हर इंसान में वो पाई जाती है। मतलब हमारे डेली रूटीन में भी ये हर पर्सन में देखने को मिलती है। तो ये सीवियर कंडीशन नहीं होती है इसमें डिमेंशिया की, ओनली नॉर्मल बोल सकते हैं कि
हल्का सा फॉरगेटफुलनेस इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम डिमेंशिया में कंसिडर नहीं करते, बट स्टेजेस के अंदर इंक्लूड करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा 4th, 5th, 6th, 7 ये क्या होती है, प्रॉपर मतलब बोल सकते हैं एक एक्चुअल स्टेज होती है डिमेंशिया की, जहाँ से हमें डिमेंशिया शो होने लगता है पर्सन में कि हाँ जो भी उसके साइन एंड सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि इस पर्सन को में भी डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। तो स्टेजेस की बात करें हम किसकी, डिमेंशिया की, तो बेसिकली जैसे हमने बताया 7 स्टेजेस इसकी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, इट इज नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और इससे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी इसमें किसी भी प्रकार का मेमोरी लॉस नहीं होता है और डिसओरिएंटेशन नहीं होता है, अटेंटिव होता है पेशेंट, उसको प्रॉपरली मतलब उसको सब कुछ नॉर्मली वर्क कर रहा होता है, उसके ब्रेन के फंक्शंस बोल सकते हैं, सब कुछ नॉर्मली, यानी वर्ड से समझ में आ रहा है नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी किसी भी प्रकार का इम्पेयरमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नॉर्मल स्टेजेस होती है। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें इसके अंदर, स्टेज सेकेंड, this is very mild cognitive impairment, very mild cognitive impairment। अभी बोल रहा है very mild cognitive impairment, एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दो आपको दिखे ताकि, स्टेज फर्स्ट that is no cognitive impairment, ठीक है। स्टेज सेकेंड इज वेरी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो जो स्टेज सेकेंड की अगर बेसिकली हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है वो क्या होता है, हल्का सा होता है, यानी फॉरगेटफुलनेस जो होता है मेनली वो क्या देखने को मिलता है, लो अमाउंट में, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल वेरी माइल्ड फॉर्म में हमें फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप कभी कभार घर में डेली लिविंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर कभी आप अपना चश्मा इधर उधर रख के भूल गए, आपको लोकेशन याद नहीं है उसकी प्रॉपर कि कहाँ पे हमने रखा था, वो क्या हुआ है कि वेरी माइल्ड के अंदर आता है। जैसे घर की चाबी कहीं रख के भूल गए हैं, वो कोई पेन भूल गया, पेंसिल भूल गया कि हाँ कल मैंने यहाँ रखा था, अब याद ही नहीं आ रहा, तो वो सब इसमें आती है वेरी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, स्टेज थर्ड इज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। वेरी माइल्ड में कि हल्का फुल्का सा फॉरगेटफुलनेस हुआ है। माइल्ड जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है इसमें क्या हुआ है कि फॉरगेटफुलनेस धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। इंक्रीज देखने को मिलता है फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। वहाँ तो थोड़ा सा हो रहा था लेकिन यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमें कंसंट्रेशन जो होती है पर्सन की उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पर्सन क्या होगा कि कोई सेंटेंस होगा ना उसमें से राइट जो वर्ड होता है उसको भी वो प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब फॉरगेटफुलनेस थोड़ी सी क्या हो गई यहाँ पे इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होती है इसे कंसीडर नहीं करते हम डिमेंशिया में, क्योंकि ये नॉर्मली है। कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आपकी कोई चीज़ आप रख के भूल गए हो, फिर बाद में याद आई हो कि हाँ वो मैंने वहाँ रखी थी, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई अपना चश्मा रख के इधर उधर भूल गया तो हम ये कह दें कि नहीं भाई इसको तो डिमेंशिया है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सेकेंड स्टेज फोर्थ की, इसे हम कंसीडर करते हैं किसमें, डिमेंशिया में। ये है दैट इज मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है। मॉडरेट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि भाई मॉडरेट है, माइल्ड फॉर्म तो थोड़ी कम है, लेकिन मॉडरेट बोल सकते हैं कि ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट स्टेज फोर्थ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि
जो पेशेंट होता है उसका कंसंट्रेशन अल्टर्ड होता है, उसकी मेमोरी अल्टरेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर वो कहीं पे विजिट करने जाएगा या बोल सकते हैं कि कहीं घूमने जा रहा है वो अकेला, तो वो भी वो नहीं जा पाएगा। इसके अलावा फैमिली एंड फ्रेंड्स के रिगार्डिंग भी उसमें फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलती है, मतलब हल्का हल्का मेमोरी लॉस हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, स्टेज 5th की अगर हम बात करें, दैट इज सीवियर मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जैसे कि हमने इसमें देखा कि भैया मेमोरी लॉस हो रही है इसकी, इसके अलावा इम्पेयरमेंट देखने को मिल रहा है उसकी कंसंट्रेशन के अंदर, वो कहीं अकेला घूमने नहीं जा पा रहा, मेमोरी और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी उसको थोड़ा थोड़ा रिमेंबर, वो उनकी मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके भूलता जा रहा है, तो वो सब इसमें आता है। वही अगर सीवियर मॉडरेट इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसके अंदर उसको किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हो गई, बाथिंग हो गई, ड्रेसिंग हो गई उसके अंदर। इसके अलावा उसमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे उसको उसके फ़ोन नंबर याद नहीं है, उसका एड्रेस क्या है उसे वो भी नहीं पता, उसका नाम क्या है, उसके रिगार्डिंग भी वो धीरे धीरे भूलता जा रहा है उन चीज़ों को, टाइम प्लेस इनके रिगार्डिंग वो अवेयर नहीं है, तो वो किस में आती है, सीवियर मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, स्टेज 6, दिस इज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं कि इसमें एक्सटेंसिव असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया कि डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हो गई उसकी, जिसके अंदर इसके अलावा जो पर्सन होगा इसके अंदर सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर कि उसके मतलब कंट्रोल नहीं होगा, उसके बावेल इनकॉन्टिनेंस, बावेल एंड ब्लैडर मूवमेंट पे उसका कंट्रोल नहीं होगा, उसमें स्पीक में उसके अल्ट्रेशन हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो लास्ट फाइनल स्टेज होती है किसकी, डिमेंशिया की, that is stage 7. This is a severe cognitive impairment, severe moderate, very severe cognitive impairment। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेज आती है स्टेज 7 इज अ वेरी सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। वर्ड से ही समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। अब तो फर्स्ट स्टेज निकल गई, सेकंड निकल गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे स्टेजेस निकल गए, अब लास्ट आई है 7, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा सीवियर ही होगी। इसके अंदर पेशेंट का कम्युनिकेशन, उसकी स्पीकिंग सब अल्टर हो जाती है, उसकी मोटर एक्टिविटीज़ अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा साइकोमोटर जो स्किल्स होती है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो प्रॉपरली बोल सकते हैं कि जो ये स्टेज होती है इसके अंदर पर्सन के मेमोरी लॉस वगैरह, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसमें कॉन्शियसनेस तो नहीं देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो पर्सन होता है उसकी मेमोरीज, परसेप्शन, पर्सनैलिटी और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सब क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो वो होती है स्टेज 7। ठीक है, तो हमने 7 स्टेजेस इसके अंदर पढ़ी है। फर्स्ट इज नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सेकंड इज द वेरी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो थर्ड स्टेज होती है दैट इज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, फोर्थ इज मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, फिफ्थ इज सीवियर मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड सिक्स्थ इज वेरी बोल सकते हैं सीवियर मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सिक्स इज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सेवंथ इज वेरी सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। आई होप ये आपको समझ में आई होगी इसकी स्टेजेस। नेक्स्ट में बात करते हैं हम इसके स्टेजेस हो गई। स्टेजेस के बाद में बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की। क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं कि जैसे लॉस ऑफ मेमोरी हमें इसमें देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा डिसओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है, परसेप्शन लॉस हो रहा है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ लॉस हो रही है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हमें एटेक्सिया देखने को मिलता है। अटेक्सिया इज व्हाट, के इसके अंदर क्या होता है कि मेनली इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, जो इसके मसल्स कोऑर्डिनेशन, जो मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के
उनके अंदर इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा एग्नोसिया हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इस पर्सन क्या नहीं हो पाता, प्रॉपरली अवेयर नहीं हो पाता है, या इनएबिलिटी देखने को मिलती है रिकॉग्नाइज करने के अंदर पर्सन को, सेंटेंस को, साउंड्स को, इनको उसमें क्या देखने को मिलती है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर बात करें हम किसकी, एफेजिया हो गया, ठीक है, एटेक्सिया हो गया, एग्नोसिया हो गया, एफेजिया हो गया यहाँ पे। इसके अलावा एप्रेक्सिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एप्रेक्सिया इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है इसकी जो मोटर एक्टिविटीज होती है उसके अंदर। इसके अलावा पुअर जजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। तो ये डिमेंशिया के क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हम इसे बोल सकते हैं जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इम्पेयर्ड हो रही है, एटेक्सिया देखने को मिलता है, एग्नोसिया देखने को मिलता है, एफेजिया, एप्रेक्सिया हो गया मोटर स्किल्स का इम्पेयर्ड होना, पुअर जजमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। क्या क्या टेस्ट हम इसमें करते हैं, तो जैसे हमने डेलीरियम में पढ़ा था कि सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन का, एमआरआई हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, ग्रॉस मोटर एग्जामिनेशन हम यहाँ पे करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम इसमें करते हैं। तो ये सब क्या किए जाते हैं, एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाता है किसको असेस करने के लिए, डिमेंशिया को असेस करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या मैनेजमेंट हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये बेसिकली डेलीरियम की तरह ही हो गया। जैसे कि हमने वहाँ पे पेशेंट को असेस किया था, डायग्नोसिस के रिजल्ट तैयार किया था डायग्नोसिस के बिहाफ पे। इसके अलावा जो फिजिशियन या डॉक्टर है उसके प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे उसको मेडिसिन दी थी, जैसे 5% डेक्सट्रोज दी थी अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो रही है, अगर उसको किसके अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है तो O2 थेरेपी हमने वहाँ पे दी थी। इसके अलावा फ्लूइड थेरेपी दी थी अगर उसको इलेक्ट्रोलाइट की इनकी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जैसे हमने वहाँ पे डेलीरियम में पढ़ा था वैसे ही हम डिमेंशिया में भी वही चीज़ें इसके अंदर आएगी। इसके अलावा जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट हमने वहाँ पे डायग्नोसिस के बिहाफ पे लिया था, गोल और इंटरवेंशन की, इसके स्लीपिंग पैटर्न को नॉर्मल करना, जो एबनॉर्मल हुआ है उसकी मेमोरी को नॉर्मल करना या जो भी इम्पेयर्ड हुई तो वो सब यहाँ पे भी आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेडिसिन जो होती है जो कि डेलीरियम में नहीं लिखी थी वो यहाँ पे यूज़ की जाती है डिमेंशिया में। कुछ मेडिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो होती है एन मिथाइल डी एन मिथाइल डी एस्पार्टेट हम ड्रग्स का मेनली यहाँ पे यूज करते हैं। ये इनहिबिटर ड्रग्स होती है, ठीक है, जो भी फंक्शंस अल्टर्ड हुए हैं, मेमोरी लॉस हुई है उनको डिक्लाइन करती है, मतलब उनको फंक्शंस को नॉर्मल करती है। इसके अलावा एंटागोनिस्ट पे ये क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक है, जैसे कि मिनेटेडीन, ये इसमें क्या दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है। सेकेंड अगर इसमें ड्रग्स की बात करें दैट इज एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज एंड ड्रग दी जाती है इनहिबिटर। एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग्स यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो होती है ये जो भी रोकती है जो कॉग्निटिव अल्टर्ड हुए हैं, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन जो अल्टर्ड हुए हैं उन्हें स्टॉप करने के काम करती है, नॉर्मल करती है, उनको डिक्लाइन करती है, बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। जैसे कि टेक्राइम हो गई, टेक्राइम ड्रग्स हो गई इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है। इसके अलावा रिवेस्टेगामाइन हो गया, रिवेस्टेगामाइन, ये सब क्या होती है, एसिटिल कोलिनस्ट्रेज
इनहिबिटर ड्रग्स होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अदर ड्रग्स की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हम यहाँ पे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है। इसके अलावा वही सोशल सपोर्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो भी उसकी कॉग्निटिव जो भी उसके फंक्शंस रिटार्ड हुए हैं उनमें उसकी हेल्प करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, कॉप करके तालमेल बना के रखेंगे। अगर उसको डिमेंशिया की कंडीशन है, मतलब पेशेंट की हर तरीके से उसे हम एक सपोर्ट देंगे, सोशली भी हो सकता है, इमोशनली सपोर्ट हम इसे देंगे। तो यहाँ पे दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया। वही बात की जैसे मैंने डिफरेंस की बात की थी, डिफरेंस बिटवीन डिमेंशिया एंड डेलीरियम की हमने वहाँ बात की थी, तो हमने ऑलमोस्ट इनमें कंप्लीट कर लिया है इंट्रोडक्शन में ही पूरा इसके अंदर। कि जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे कि एक्यूट होता है डिमेंशिया, थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको। डेलीरियम एंड डिमेंशिया, ठीक है। तो अगर बात करें तो डेलीरियम जो होता है ये मे बी एक्यूट फॉर्म होती है, ठीक है, जबकि ये क्रोनिक होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, ठीक है। ये इसका जो ड्यूरेशन होता है ये मे बी डेज और वीक्स तक हो सकता है, ठीक है, जबकि ये 6 मंथ तक हमें देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कितनी भी हमें अबव 6 मंथ बोल सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी की अगर हम बात करें तो हमने कहा था इसमें रिसेंट मेमोरी क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है, ठीक है, रिसेंट या इमीडिएट। जबकि इसमें रिमोट और रिसेंट मेमोरी क्या होती है, इम्पेयर्ड होती है, ठीक है। इसके अलावा यही बात की थी हमने इसके जैसे एक्यूट होता है, इसके अलावा जो होती है इसके जो डेलीरियम होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसलिए क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा भी और कई डिफरेंसेस इसके अंदर आते हैं, जैसे कि थिंकिंग जो होती है इसमें डेल्यूजन में भी प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसके बात करें तो ये इंट्राक्रेनियल कॉज की वजह से होता है, जो इंट्राक्रेनियल कॉजेज होते हैं उनकी वजह से हमें देखने को मिलता है। जबकि जो डिमेंशिया होता है हमने वहाँ पढ़ा था न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर या मल्टी इन्फेक्शन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है ब्रेन के वेसल्स में या सेरेब्रल वेसल्स में। तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन डेलीरियम एंड डिमेंशिया। आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको ये क्लियर है कि डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से वो अराइज हो रहा है, क्या उसका मैनेजमेंट है, अगर आपको इसमें ये पता है, डिमेंशिया के बारे में पता है, तो आपको डिफरेंस तो ऐसे ही निकल के आ जाएंगे। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं अलग से कि नहीं अलग से टॉपिक निकाल के अलग से पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इन दोनों का के बारे में अच्छे से मालूम है कि व्हाट इज अ डिमेंशिया एंड व्हाट इज अ डेलीरियम, तो आपका पूरे डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज डिमेंशिया, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं दोनों के दोनों, डेलीरियम और डिमेंशिया, जो कि F002 F09 चैप्टर था, ठीक है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स का। तो डेट इज क्लियर। एंड अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट मुझसे शेयर करें। और